पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी की सरकार का स्टंप कभी भी उखड़ सकता है। इस बार विपक्ष ने ऐसी तगड़ी फील्डिंग सजाई है कि इमरान खान की घबराहट लगातार बढ़ती जा रही है। इमरान भले ही जवाबी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन अब तो पाकिस्तान की पब्लिक भी उनका मजाक उड़ा रही है। इमरान से न जनता खुश न नेता खुश, यहाँ तक कि इमरान को बनाने वाली पाकिस्तान की सेना भी अब नाराज है। लेकिन खान साहब के पास एक ही जुमला है, आपने घबराना नहीं है। पब्लिक घबराए या न घबराए, खुद इमरान खान इन दिनों बहुत घबराए हुए हैं। इमरान खान की कुर्सी जाने की नौबत आ गई है। उनके खिलाफ पूरे विपक्ष ने मोर्चाबंदी कर ली है। खुद उनकी पार्टी में बगावत हो गई है। पब्लिक भी कहने लगी है कि मुल्क चलाना अब इमरान खान के बस की बात नहीं है। बतौर प्रधानमंत्री अपने करीब 4.25 साल के कार्यकाल में इमरान खान कुछ भी काबू में नहीं रख पाए हैं। अर्थव्यवस्था उनसे संभली नहीं, लिहाजा महंगाई की नई नई किश्तों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। लिहाजा अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान में लोग इमरान खान का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। इमरान खान अपने जमाने में बड़े क्रिकेटर रहे हैं, बॉल का खेल जानते हैं। इसीलिए इमरान से अब विपक्षी नेता कह रहे हैं, आखिरी ओवर में बॉल टेम्परिंग ना करो। इमरान का मंत्री भले ही विरोधियों पर ताने कस रहा हो कि उसके दूध के दांत नहीं टूटे, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक की नजर में तो इमरान खान के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और ही निकले। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की यूक्रेन के दोनियास के ही एक वीडियो में एक रूसी मिसाइल लॉन्चर TOS-1A दिखाई दे रहा है, जिसमें वारहेड को लोड किया जा रहा है। ये मिसाइल लॉन्चर एक टैंक पर फिट किया गया है और वीडियो के आखिर में ये टैंक अपनी विनाशक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, इसे लोड कर रहे हैं वारहेड को और ये मिसाइल लॉन्चर एक टैंक पर फिट किया गया। कि जहां सत्ता पलट का खेल चल रहा है और इस वक्त विपक्ष की गुगली में इमरान खान की कुर्सी फंस गई है। इस घमासान में पाकिस्तानी नेताओं की जुबान से ऐसे बयान निकल रहे हैं जिसे सुनकर आप भी लोटपोट हुए बिना नहीं रह पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। ये पाकिस्तान की सियासी जुबान है जरा। इन दिनों ऐसी बातें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, मंत्री और विपक्षी कर रहे हैं कि तय कर पाना मुश्किल है कि किसके बोल ज्यादा बिगड़े हैं। पीएम इमरान के खिलाफ विपक्ष जबरदस्त तरीके से हमलावर है, तो इमरान को समझ नहीं आ रहा कि आखिर सत्ता बचाएं तो बचाएं कैसे। एक तरफ विपक्ष, दूसरी तरफ अपने ही सांसदों की बगावत। अपने इतने दुश्मनों को पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भर भर कर बद्दुआ दे रहे हैं। कुर्सी तक पहुंची आज से इमरान खान बौखला गए हैं। इमरान कभी बागी नेताओं पर नरमी दिखाते हैं तो कभी विपक्षियों के शिकार की धमकी देते हैं। पाकिस्तान में बौखलाहट भरे ऊट पटांग बयान देने में कोई किसी से कम नहीं है। अब ये सुनिए, जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने धरना देने की धमकी दी तो इमरान के मंत्री शेख रशीद ने क्या कहा। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। शेख रशीद तो कह रहे हैं कि अगर संसद में इमरान अविश्वास प्रस्ताव हार भी गए तो भी वो पीएम पद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पूरा विपक्ष तो ऐलान कर चुका है कि इमरान की कुर्सी जाने वाली है। बात सिर्फ बयानबाजी की ही नहीं है, सत्ता के गणित में भी इमरान का स्कोर बहुत कम दिख रहा है। यही वजह है कि इमरान के हर बयान में बौखलाहट साफ दिखती है। पाकिस्तान में सत्ता पलट का खेल चल रहा है और इस वक्त विपक्ष की गुगली में इमरान की कुर्सी फंस गई है। शायद यही वजह है कि जिसके मन में जो आ रहा है भरे मन से ऊंचे सुर में कह देता है। देखिए, पाकिस्तान में बढ़ते सियासी पारे के बीच इमरान खान की हालत पतली है। क्या विपक्ष, क्या पाकिस्तान का मीडिया और क्या जनता, हर कोई ऐलान कर रहा है कि इमरान के सिर से ताज छिनने वाला है। इस बीच इमरान खान ने भारत की विदेश नीति के कसीदे पढ़ दिए। इसके बाद जो हुआ वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत को दिन रात कोसने वाले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अचानक हिंदुस्तान के सबसे बड़े फैन बन गए हैं। वो रविवार को खैबर पख्तूनख्वा में रैली कर रहे थे। अचानक वो भारत और मोदी सरकार के नाम के कसीदे पढ़ने लगे। सुनने वाले हैरान थे। अपने भाषण में 2 बार भारत का जिक्र इमरान खान ने किया। यूक्रेन मसले पर भारत के न्यूट्रल रहने और यूएन में भारत की दमदार मौजूदगी के इमरान खान कायल हो गए हैं और ये बात पाकिस्तान की जमीन पर पाकिस्तानी लोगों के बीच उन्होंने कबूल भी की तो उन पर हमले शुरू हो गए। जब से इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता में आए, उन्होंने भारत के खिलाफ हर जगह प्रोपेगेंडा चलाया। संयुक्त राष्ट्र, इस्लामिक फोरम और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर हस्तक्षेप करने की मांग रखी, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। आतंक को समर्थन देकर पाकिस्तान दुनिया में इज्जत गंवा बैठा है। दूसरी तरफ खराब आर्थिक फैसलों से चीन का गुलाम बनकर रह गया है। ऐसे में भारत से जलने के सिवा इमरान के पास कोई चारा नहीं है।
और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब भारत में डीजल के दाम पर नजर आया है। तेल कंपनियों ने थोक ग्राहकों के लिए डीजल की कीमत में 25 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। थोक ग्राहकों में मॉल और बस ऑपरेटर जैसे खरीदार शामिल हैं। इनके लिए मुंबई में नए रेट हो गए हैं। 122 रुपए 5 पैसे और दिल्ली में 115 रुपए प्रति लीटर अब कीमत हो चुकी है। रिटेल प्राइस में फिलहाल इजाफा नहीं किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की देखिए, थोक जो दाम हैं डीजल के उनको बढ़ा दिया गया है। करीब 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। और सुनील शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। नमस्ते भारत में ये जो 25 रुपए प्रति लीटर थोक दाम बढ़े हैं डीजल के, इसका असर हम कैसे देखें? क्यों बढ़े हैं दाम और किन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा सर? देखिए, अभी तक ये अभी आई खबर है, तो मैंने ज्यादा डिटेल से पढ़ा नहीं। लेकिन अगर ये होलसेल में पड़ता है जो थोक ग्राहकों के ऊपर, और वो अगर आपने जैसे बताया कि वो मॉल्स वाले या उनके जनसेट जो चलते हैं उनके लिए है, या जो बसेस हैं यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों के लिए है, अगर उनके लिए बढ़ाए हैं तो उसका इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये आएगा कि उनके चार्जेस में बढ़ोतरी होगी। हाँ, डायरेक्ट इम्पैक्ट जब ये आएगा जब रिटेल में अगर बढ़ता है तो कितने रुपए से बढ़ता है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगी। तो देखना ये पड़ेगा हमको, जब रिटेल में बढ़ता है तब जाके एनालिसिस कर सकेंगे कि इसकी इम्पैक्ट महंगाई की दरों में क्या पड़ेगी। ये हर चीज महंगी हो जाएगी अगर प्रति लीटर 25 रुपये से रिटेल में बढ़ता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ इतना बड़ा जंप आ सकता है। जी, लेकिन सुनील जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, क्या खास करके इसका असर हैवी इंडस्ट्रीज पर भी पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंजप्शन उनकी तरफ से होता है? और मुझे लगता है, जहां तक मेरे पास जानकारी है, रेलवे भी एक बड़ा कंज्यूमर है डीजल का। सही, आपने सही बताया। तो रेलवे पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा तो क्या होगा कि पूरा का पूरा वो पास नहीं करेंगी। सरकार ने ये किया है कि रेलवे है या जो बल्क बायर है उनके ऊपर शुरुआत इसलिए की है कि वो पूरा का पूरा पास ऑन नहीं होगा, और जो कंपनियां हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, उनको भी थोड़ी राहत मिले। यानी ये एक बैलेंसिंग एक्ट जैसा कदम उठाया है। लेकिन सर, अगर इस तरह की चीज़ों पर दाम बढ़ते हैं, और चाहे वो हेवी इंडस्ट्रीज की बात करें, रेलवे की बात करें, या जैसे ट्रांसपोर्ट की भी हम बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके पास ऑन तो ये कंज्यूमर के ऊपर होगा, रिटेल कंज्यूमर के ऊपर भी, और चाहे धीरे धीरे करके हो, कम करके हो, लेकिन असर तो पड़ेगा। देखिए, हाँ, लेकिन यही देखना है हमको कि कितना इम्पैक्ट आएगा एक साथ, क्योंकि हमने देखा कि पिछले फिर कुछ दिनों से ऑयल के दामों में गिरावट भी देखी है। जैसे कि 130 के प्लस पहुंच गया हुआ ऑयल, अब 100 के नीचे है। क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ। तो वो तब तक कैसे भी अगर मेंटेन करते हैं, और ये मैं मानता हूँ कि रिटेल में इतना बड़ा जंप नहीं आ सकेगा, वो मुझे ऐसा लग रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध का आज है 26वां दिन और तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। लगातार कीव, खार्किव, मारियोपोल, ये वो शहर हैं जहां पर मिसाइल अटैक हो रहे हैं और रशिया ने अपने हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की इसके पहले ये कह चुके हैं कि अगर बातचीत होती है और कोई समाधान नहीं निकलता है तो फिर तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। ये ज़ेलेंस्की का भी बयान सामने आया था। इसके पहले ज़ेलेंस्की कई प्रकार की धमकियां भी दे चुके हैं, लेकिन यूक्रेन इसके दंश झेल रहा है। यूक्रेन की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। रात भर मिसाइल्स दागी गई और ये तस्वीरें कीव की आप देख रहे हैं। राजधानी कीव, जो कि आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहर राजधानी कीव, जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं और खंडहर में कीव तब्दील होता नजर आ रहा है। और दूसरा शहर मारियोपोल, जहां की तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी शासित चारों राज्यों में आज तस्वीर साफ हो जाएगी। कल पीएम मोदी ने मैराथन बैठक के बाद नामों को हरी झंडी दे दी है। यूपी और मणिपुर में सीएम के चेहरे पर सस्पेंस पहले ही खत्म हो चुका है। गोवा में प्रमोद सावंत का नाम भी लगभग तय है। उत्तराखंड में भी आज शाम होने वाली विधायक दल की बैठक में सीएम के चेहरे का सस्पेंस खुल जाएगा। दस मार्च को आए थे नतीजे। 11 दिन बाद आज पिक्चर होगी साफ। आज 2 राज्यों में बड़ी गहमागहमी है, उत्तराखंड और गोवा। गोवा में सीएम के नाम का ऐलान आज होगा।
हालांकि पीएम पहले ही प्रमोद सावंत के नाम का संकेत दे चुके हैं, पर आधिकारिक ऐलान विधायक दल की बैठक के बाद होगा, जो शाम 4 बजे होगी। इसी तरह उत्तराखंड का सस्पेंस भी आज खत्म हो जाएगा। शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। नेता का चुनाव होते ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और फिर सामने आएगी शपथ ग्रहण की तारीख। इसके साथ ही 4 राज्यों में शपथ ग्रहण का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी दोबारा शपथ लेंगे। 25 मार्च को शपथ ग्रहण की तैयारी इकाना के स्टेडियम में चल रही है। कल ही मणिपुर के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें एन बीरेन सिंह को नेता चुन लिया गया, यानी वो दोबारा सीएम बनेंगे, लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। पीएम पहले ही गोवा में प्रमोद सावंत के नाम का इशारा कर चुके हैं। आज विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शपथ ग्रहण की तारीख तय होगी। वहीं उत्तराखंड में सीएम के नाम का सस्पेंस है, जिसका फैसला आज शाम होगा। यहाँ भी परेड मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है, पर शपथ की तारीख अब तक तय नहीं है। दरअसल कल ही पीएम मोदी ने 4 राज्यों में सरकार गठन को लेकर की अहम बैठक। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। ये बैठक करीब 5 घंटे चली, लेकिन माना जा रहा है कि अब शपथ ग्रहण में देरी नहीं होगी और इस हफ्ते में ही सभी राज्यों में सरकार गठन का काम पूरा कर लिया जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार के शपथ ग्रहण का मेगा प्लान तैयार हो चुका है और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शपथ ग्रहण को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में साधु संतों के साथ साथ डॉक्टर्स, इंजीनियर, साहित्यकार और समाज सेवी शामिल होंगे। इन सभी अतिथियों के आने जाने की व्यवस्था सांसद और विधायक देखेंगे। यूपी के हर जिले के बीजेपी अध्यक्ष आने वाले अतिथियों की सूची लखनऊ भेजेंगे और सभी पार्टी वर्कर्स को प्रवेश पत्र मिलेगा। हर इलाके से कम 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं को 24 घंटे पहले शपथ ग्रहण स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कार्यक्रम में आने से पहले सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मंदिर में पूजा अर्चना करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये मेगा प्लान तैयार हो चुका है। 25 मार्च को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम के पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर दिया गया है। भव्य कार्यक्रम की तैयारी है। ऐसे में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हैं और उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रखे हैं। उसी दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मंदिरों में पूजा अर्चना करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कार्यक्रम में आने से पहले पूजा अर्चना होगी और उसके बाद कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कार्यकर्ता पहुंचेंगे। क्या है पूरा मेगा प्लान, ये देखिए। अतिथियों के आने जाने की व्यवस्था सांसद और विधायक देखेंगे। हर क्षेत्र से 2 कार्यकर्ता 24 घंटे पहले ही कार्यक्रम में पहुंचेंगे। ऐसे में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मंदिरों में पूजा पाठ के निर्देश भी दिए गए हैं। हर जिले के बीजेपी अध्यक्ष अतिथियों की सूची भेजेंगे। जिला मुख्यालय और बाजारों में होर्डिंग्स लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा और इसी प्रवेश पत्र के माध्यम से कार्यक्रम के अंदर दाखिल हुआ जा सकेगा। और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा। 11 दिन से चल रही बैठकों के बाद भी अब तक उत्तराखंड में सीएम का चेहरा साफ नहीं हुआ है। आज विधायक दल की बैठक के बाद साफ होगा कि उत्तराखंड की कुर्सी पर कौन बैठेगा। खास बात यह है कि उत्तराखंड के सभी सांसदों को देहरादून में होने वाली विधायक दल की बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। आज खुलेगा उत्तराखंड का राज, कौन बनेगा सियासत का सरताज। 10 मार्च को पूरे बहुमत से जीतने के बाद बीजेपी की गाड़ी एक ही स्टेशन पर अटकी है, लेकिन आज गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी। आज साफ हो जाएगा कि धामी रहेंगे या जाएंगे। आज सुबह 11 बजे प्रोटेम स्पीकर विधायकों को शपथ दिलाएंगे। शाम 3 बजे पर्यवेक्षक की भूमिका में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे। शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा। हाईकमान का प्रेरोगेटिव है, जिसको भी वो नेतृत्व सौंपेगा सबको स्वीकार होगा और हाईकमान के निर्णय आने से पहले उसके बारे में कुछ बोलना उचित नहीं है। दिल्ली में उत्तराखंड को लेकर कल पूरे दिन बैठकों का दौर चला। पहले दौर की बैठक कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई।
बैठक में उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, कद्दावर नेता और दावेदार सतपाल महाराज और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल रहे। और फिर दूसरे दौर की बैठक सिर्फ प्रदेश के नेताओं के बीच हुई। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के घर सभी जुटे और जब बैठक खत्म हुई तो सवालों के जवाब सिर्फ शपथ ग्रहण की तैयारियों तक ही सीमित रहे। बैठक कल शाम को। हाँ, मैं देहरादून जा रहा हूँ। नहीं, मैंने बताया था वो जो है हमारे विधानमंडल और पार्टी के हाईकमान के द्वारा तय। मुख्यमंत्री को लेकर क्या चर्चा रही सर? कल विधानमंडल दल की बैठक होगी। सर मुख्यमंत्री चेहरा साफ है? सर धामी जी का चेहरा साफ है क्या? उत्तराखंड का सीएम कौन होगा, इन सवालों से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद को तो किनारा किया, लेकिन दमदार सीएम का शिगुफा छोड़कर अटकलों को और तेज कर दिया। ये पहले ही लाइन में मैंने चुनाव नहीं लड़ा है पर मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और जोरदार बनेगा। दरअसल उत्तराखंड में जीत का सेहरा तो पुष्कर सिंह धामी के सिर बंध जाता, लेकिन खटीमा से उनकी हार ने उनकी दावेदारी कमजोर कर दी। लेकिन धामी के हिमायती उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक हैं, लेकिन विधायकों का एक तबका धामी को फिर से रिटेन करने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि उत्तराखंड पर फैसला लेने में देरी हुई। हालांकि भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी जारी है। देहरादून परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण होगा, जिसमें आम जनता की भी भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। कई सारी तैयारियां ये की जा रही हैं कि जो अलग अलग तरीके के वर्ग हैं, जैसे कि पूर्व सैनिक हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, जिन लोगों ने इस राज्य को बनने के लिए आंदोलन किया था, और महिला वर्ग, तमाम तरीके के अलग अलग तरीके के जो लोग हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाए जाएंगे। उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर कोई सीएम 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। पिछली विधानसभा में बीजेपी को 3 बार सीएम बदलना पड़ा। ऐसे में बीजेपी की कोशिश थी कि एक ऐसा चेहरा चुना जाए जो 5 साल पूरे कर सके, ताकि 2024 में बीजेपी को 5 की 5 सीट फिर से जीतने का मौका मिल सके। इसलिए सभी पक्षों को सुनकर फैसला लिया गया। गोवा का गणित बीजेपी ने बैठा ही लिया। आज शाम नए समीकरण का ऐलान भी हो जाएगा। पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन पणजी पहुंच रहे हैं। पणजी में बीजेपी ऑफिस में शाम 4 बजे बैठक होगी। इसी बैठक में बीजेपी विधायक अपना नेता चुनेंगे। इसी के बाद बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। आज ही शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान भी होगा। एट प्रेजेंट तो पार्टी की प्रोसेस चल रहा है। हमारे पार्टी के ऑब्जर्वर कल आने वाले हैं। पार्टी की लेजिस्लेचर मीटिंग डिसाइड होगी और उसके बाद में सब कुछ तय हो जाएगा। कल बैठक होने के बाद गवर्नर साहब को लेटर दिया जाएगा और उसके बाद में जो डेट है वो डेट तय हो जाएगी। जो स्वेरिंग सेरेमनी है वो 23, 24 और 25 ये इनमें से कौन सी भी डेट में हो सकती है। हालांकि माना जा रहा है कि विधायक जिस नाम पर मुहर लगाएंगे उसका फैसला दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कर चुके हैं। दरअसल गोवा की जंग में 2 ही किरदार थे, एक प्रमोद सावंत और दूसरे विश्वजीत राणे। प्रमोद सावंत के सीएम रहते हुए ही बीजेपी ने जीत हासिल की। वहीं विश्वजीत राणे और उनकी पत्नी विधायक चुनकर आए हैं और उन्होंने सीएम पद पर अपना दावा ठोका था। परसों रात दिल्ली में अमित शाह ने दोनों को आमने सामने बिठाकर बात की। कहा जा रहा है कि इसी बैठक में सीएम पद पर फाइनल फैसला लिया गया। इसी के बाद प्रमोद सावंत ने पणजी लौटकर बैठकें भी ली, जिसके बाद साफ था कि सावंत की ताजपोशी की तैयारी है। गोवा के राजनीतिक समीकरण भी जान लीजिए। 40 सदस्यों वाली विधानसभा में यहाँ बीजेपी 20 सीट तक सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 3 निर्दलीय और 2 एमजीपी के विधायक समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस के पास 11 और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के पास 1 सीट है, यानी कांग्रेस गठबंधन 12 सीट पर जीता है। आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें हासिल की हैं, जबकि आरजीपी के पास 1 सीट है। समीकरण बीजेपी के पक्ष में है। यही वजह है कि बीजेपी इस बार जल्दी में नहीं थी। 2017 में 11 मार्च को नतीजे आए थे, जबकि बीजेपी ने अगले दिन ही सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था। इसके लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मनोहर पर्रिकर को लगाया गया था। इस बार 11 दिन बाद भी अब तक दावा पेश नहीं किया गया है।
लेकिन आज ये इंतजार खत्म हो जाएगा और गोवा में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। स्वागत है आपका और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। यूक्रेन रूस जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड का दौरा करने वाले हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडेन इस शुक्रवार को पोलैंड जाएंगे। पोलैंड के राष्ट्रपति से यूक्रेन के मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी देश है, जहां इस वक्त नेटो की सेना तैनात है। पोलैंड का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पोलैंड की सीमा रूस के सहयोगी देश बेलारूस से लगती है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस शुक्रवार को पोलैंड जाएंगे। पोलैंड जाकर वो तमाम हालातों का जायजा लेंगे और क्या कुछ स्थिति बन रही है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और बाइडेन का ये दौरा बहुत अहम हो जाता है क्योंकि नाटो और यूरोपीय सहयोगियों से वो इस बातचीत में के जरिए क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। रशिया और यूक्रेन युद्ध का आज है 26वां दिन। युद्ध हर बीतते दिन के साथ भयानक होता जा रहा है। बीते चंद घंटों में यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने मिसाइल्स से जबरदस्त प्रहार किया है और कीव से तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। देखते ही देखते रात के अंधेरे में बमबारी ने मीलों तक दहलाने वाली रोशनी पैदा कर दी, या फिर ये आवाज जिसे सुनकर अब राजधानी कीव रोजी दहल जाती है। पूरी रात कीव पर रूसी एयर स्ट्राइक के धमाके गूंजते रहे। 26 दिन बीतने के बाद भी राजधानी कीव पर रूस कब्जा नहीं कर सका है, इसलिए बमों से यूक्रेन का हौसला तोड़ने की कोशिश है। या फिर सीसीटीवी में रिकॉर्ड की गई ये तस्वीरें देखिए। कई 100 मीटर दूर बम फटा जिसकी रोशनी यहाँ तक दिखाई दी। सिर्फ इतना ही नहीं, मलबा भी दूर दूर तक फैल गया। उजाला ऐसा हुआ कि दिन हो रहा हो। अब जरा इस शॉट में देखिए, आसमान से अचानक बिजली की रफ्तार से आफत गिरी और पूरा कीव दहल गया। इस बमबारी के बाद कीव शहर में कई जगह आग लगी हुई नजर आई। कीव में ये हाल एक दिन से नहीं है। कीव पर कब्जे के लिए रूस की कोशिशों का आज 26वां दिन है। हर बीते दिन के साथ कीव खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। ये तस्वीरें हैं यूक्रेन की राजधानी कीव की। तस्वीरें हालात को खुद ब खुद बयां कर रही हैं। हर ओर तबाही है। एक बहुमंजिला इमारत खंडहर में तब्दील हो गई है और कारें जलकर खाक हो गई हैं। तस्वीरों में उस मिसाइल का अवशेष भी दिखाई दे रहा है जिसने इस मंजर को अंजाम दिया है। इसी के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नया वीडियो जारी कर चेतावनी दी। यूक्रेन की बर्बादी का नजारा सिर्फ कीव में नहीं है, मारियोपोल में तो जबरदस्त लड़ाई चल रही है। अधिकतर शहर पर रूस का कब्जा है। रूस कह रहा है कि यूक्रेन को मारियोपोल में समर्पण कर देना चाहिए, लेकिन यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है और ये बात रूस को अखर रही है, जिसके जवाब में वो गोलों से तबाही फैला रहा है। ये तस्वीरें हैं मारियोपोल की। मारियोपोल में रूस की भीषण बमबारी जारी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बमबारी के बाद एक मॉल पूरी तरह तबाह हो चुका है और बिखरे सामान में से लोग जरूरत की कुछ चीजें इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। धूल से सने शव जमीन पर लावारिस पड़े हैं। मारियोपोल के स्टेशन पर अपने शहर को छोड़कर सुरक्षित जगह जाने वालों की भीड़ लगी हुई है और शहर में बचे हुए लोग रोजमर्रा की जरूरतों के जद्दोजहद में जुटे हैं। यूक्रेन के दोनेत्स्क की तस्वीरों की अलग कहानी है। एक रशियन टीवी द्वारा जारी किए गए वीडियो में यूक्रेन की बमबारी में तहस नहस हुए दोनेत्स्क के एक किंडरगार्टन स्कूल की तस्वीर दिख रही है और रूसी सेना यूक्रेन पर पलटवार करने की तैयारी में लगी है। यूक्रेन का ये इलाका फिलहाल विद्रोहियों के कंट्रोल में है। देखिए, तमाम विवादों के बीच द कश्मीर फाइल्स 200 करोड़ के आंकड़े को छूने की तरफ बढ़ रही है। वहीं फिल्म को समर्थन मिला है अभिनेता आमिर खान का भी। आमिर ने कहा, कश्मीरी पंडितों के दर्द को देश को जानना चाहिए। विवादों के साथ द कश्मीर फाइल्स कामयाब की नई कहानी लिखती जा रही है। अब फिल्म को साथ मिला है अभिनेता आमिर खान का। द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद एबीपी न्यूज के सवाल पर बोले आमिर कि कश्मीरी पंडितों का हाल देखकर दिल दुखता है। अब तक द कश्मीर फाइल्स भारत में 141 करोड़ का कारोबार कर चुकी है। पहले हफ्ते में फिल्म 630 थिएटर में लगी थी, लेकिन अब करीब 4000 स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी डब की जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक फिल्म 200 करोड़ बहुत जल्द छू सकती है, लेकिन फिल्म पर खड़ा हुआ विवाद कम नहीं हुआ है। कोई भी ऐसी फिल्म जो तथ्यों से परे हो या अधूरे तथ्य दिखाए जा रहे हैं
और ऐसी फिल्म को देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग उसकी जो है उसको की कैंपेन कर रहे हों, तो ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। विरोधी कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी सरकारों से फिल्म को भरपूर समर्थन मिल रहा है। कल ही लखनऊ में फिल्म की टीम ने योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, जिसके बाद फिल्म कश्मीर फाइल्स की टीम के साथ फोटो साझा करते हुए सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, फिल्म द कश्मीर फाइल्स मजहबी कट्टरता व आतंकवाद की अमानवीय विभीषिका को निर्भीकता से प्रकट करती है। निसंदेह ये चलचित्र समाज व देश को जागरूक करने का काम करेगा। ऐसी विचारोत्तेजक फिल्म निर्माण के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूँ। द कश्मीर फाइल्स को पीएम मोदी समेत कई बीजेपी नेता सराह चुके हैं। 8 बीजेपी शासित राज्यों में फिल्म टैक्स फ्री की जा चुकी है। कश्मीरी पंडितों के दर्द पर बनी ये फिल्म बिना बड़े सितारों, बिना गाने, बिना बड़े बजट के फिल्म लगातार आगे बढ़ रही है। पंजाब में मान सरकार ने सत्ता संभाल ली है। दावा है कि भगवंत मान को सरकार चलाने की पूरी छूट है, लेकिन कल अरविंद केजरीवाल ने बैठक करके जाहिर कर दिया कि सुपर सीएम कौन है। इस पर देखिए कार्टूनिस्ट इरफान ने क्या ली है चुटकी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब के मंत्रियों को एक टारगेट देंगे, जिस टारगेट के अंतर्गत उनको काम करना पड़ेगा। अगर वो टारगेट में काम नहीं करते हैं तो उनको बाहर भी कर दिया जाएगा। तो क्या ये कहना पड़ेगा मनमोहन सिंह की सरकार के बाद में रिमोट से चलने वाली देश की दूसरी सरकार पंजाब में होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।